तस्वीर में जो आदमी आप देख रहे हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। नाम अयातुल्ला अली खामेनी। पिछले 37 सालों से पूरा ईरान इनके इर्द गिर्द घूम रहा था। वो कहा करते थे कि अमेरिका और इजराइल कैंसर है, उनको जड़ से मिटाना उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो उनको मिटा पाते उससे पहले खुद खत्म हो गए। 28 फरवरी 2026 की सुबह इजराइल और अमेरिका ने ईरान में एयर स्ट्राइक की थी। इजराइल ने सबसे पहले खामेनी के घर को ही निशाना बनाया था। इस हमले में खामेनी की मौत हो गई। उनके मरने की खबर मिलते ही इजराइल और अमेरिका में जश्न शुरू हो गया। वे इस घड़ी का इंतजार 37 वर्षों से कर रहे थे। तो दूसरी तरफ ईरान और दुनिया के तमाम हिस्सों में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। लेकिन अली खामेनी अमेरिका इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? अली खामेनी की असल कहानी क्या है और उनके मरने के बाद ईरान में अब क्या होगा? नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। इस वीडियो में अयातुल्ला अली खामेनी की पूरी कहानी। ईरान वेस्ट एशिया में बसा देश है। करीब 9 करोड़ लोग वहां बसते हैं। ईरान दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में गिना जाता है। वहां कई 100 वर्षों तक राजतंत्र था। फिर 1925 में पहलवी वंश का शासन आ गया। इसी वंश में आगे चलकर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी राजा बने। उनको कुर्सी पर बैठाने में पश्चिमी देशों ने मदद की थी। बदले में उन्होंने ईरान का तेल भंडार पश्चिमी देशों के लिए खोल दिया। ईरान के पास काफी तेल था। इसका ज्यादातर प्रॉफिट वेस्टर्न कंपनियां ले जाती थी। फिर भी सरकार के पास पैसा आ रहा था, लेकिन ये पैसा शाह और उनके करीबी लोगों तक ही रह जाता था। आम लोगों के हिस्से में गरीबी और लाचारी थी। इससे उनके मन में गुस्सा बढ़ने लगा। मोहम्मद रेजा पहलवी की एक और कमजोरी थी, उन्हें वेस्टर्न लाइफस्टाइल काफी पसंद थी। वो चाहते थे कि ईरान भी यूरोप जैसा बने। इस लालच में उन्होंने ईरान के लोकल कस्टम्स को भुला दिया। वो धार्मिक लोगों को शक की निगाह से देखते थे। इससे कट्टरपंथी लोग नाराज रहते थे। देखा जाए तो शाह से नफरत के 3 बड़े कारण थे। पहला, वो वेस्ट के इशारों पर नाच रहे थे। पूरा ईरान वेस्ट के लिए खुला था। दूसरा, उनके करीबी लोग पैसा लूट रहे थे। एक तरफ आम लोग बेसिक चीजों के लिए तरस रहे थे, दूसरी तरफ शाह के करीबी खुलेआम अय्याशी कर रहे थे। खुद शाह भी आलीशान पार्टियों में शामिल रहते थे। तीसरा कारण यह था कि वेस्टर्न बनने के लिए उन्होंने धार्मिक बंदिशों को भुला दिया था। इन मुद्दों को लेकर शाह के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। शाह के पास इससे निपटने का भी इंतजाम था। उनके पास सवाक जैसी खुफिया एजेंसी थी। ये विरोधियों को टॉर्चर करने और उन्हें निपटाने के लिए कुख्यात थी। सवाक की चपेट में अली खामेनी भी आए। अली खामेनी का जन्म 1939 में मशहद में हुआ था। ये ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। उनके पिता मौलवी थे। अली खामेनी ने कुम में धार्मिक शिक्षा ली थी। वो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए 11 की उम्र में मौलवी बन गए। यहीं से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका था। जब अली खामेनी बड़े हो रहे थे, शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शिकंजा कस रहा था। शाह ने अपने विरोधियों को कुचलने की रफ्तार बढ़ा दी थी। इसी कड़ी में उन्होंने अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी को देश से बाहर निकाल दिया। खोमैनी उस समय शाह के सबसे मुखर विरोधियों में से एक थे। वो शाह और अमेरिका के नजदीकी के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ईरान में इस्लामी शासन होना चाहिए। निर्वासित होने के बाद भी खोमैनी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। वो पहले इराक गए, बाद में फ्रांस में रहने लगे। वहीं से वो धार्मिक संदेश ब्रॉडकास्ट करते थे। उनके संदेश को ईरान में चोरी छिपे सुना जाता था। अली खामेनी उनसे काफी प्रभावित थे। जवानी के शुरुआती दिनों में वो अमीन नाम से कविताएं लिखते थे। उनको सिगरेट और पाइप पीना भी खूब पसंद था, लेकिन खोमैनी के प्रभाव में आकर उन्होंने सब छोड़ दिया और उन्होंने अपना जीवन खोमैनी के लिए समर्पित कर दिया। वो ईरान में उनके भाषणों का प्रचार करने लगे। इसके लिए उन्हें 6 बार गिरफ्तार भी किया गया। सवाक ने उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया। उनको तोड़ने की पूरी कोशिश हुई, मगर वो हर बार और मजबूत होकर निकलते थे। फिर 1975 में उनको देश के अंदर ही निर्वासित कर दिया गया। वो 3 साल तक निर्वासन में रहे। 1978 आते आते शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ने लगा था। शाह को कुर्सी से हटाने की मांग होने लगी थी। सवाक उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं बची थी। आखिरकार जनवरी 1979 में शाह देश छोड़कर भाग गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद खोमैनी वापस लौटे और उन्होंने ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। अब शासन की बागडोर मौलवियों के हाथ में थी। इन्हीं मौलवियों में अली खामेनी भी थे। वो बहुत जल्द खोमैनी के सबसे करीबी लोगों में शामिल हो गए। 1979 में ही ईरानी प्रोटेस्टर्स ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 50 से ज्यादा अमेरिकी स्टाफ्स को बंधक बना लिया। इस दौरान अमेरिका से बातचीत की जिम्मेदारी अली खामेनी को ही सौंपी गई। कुछ समय बाद उन्हें देश का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। इस रोल में उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC की स्थापना की। IRGC रेगुलर आर्मी के पैरेलल काम करने वाली थी। इसकी वफादारी सुप्रीम लीडर और इस्लामी क्रांति के प्रति थी। बहुत कम समय में ये रेगुलर आर्मी से ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी।
फिर 27 जून 1981 की तारीख आई। उस रोज वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, तभी उनके नजदीक रखा टेप रिकॉर्डर फट गया। इसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका दायां हाथ अपंग हो गया और एक कान से सुनने की क्षमता भी घट गई। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। अक्टूबर 1981 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनको 95% से ज्यादा वोट मिले। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट्स खड़े थे, उन्होंने चुनाव से पहले ही लड़ाई छोड़ दी थी। उन कैंडिडेट्स ने कहा था कि हम अली खामेनेई का समर्थन करेंगे। इस तरह अली खामेनेई एक तरफा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। जब वो राष्ट्रपति बने, उस वक्त ईरान और इराक के बीच जंग चल रही थी। अली खामेनेई ने इस दौरान ईरान को लीड किया। आखिर में जंग बेनतीजा समाप्त हुई। 8 वर्षों तक चली जंग के बावजूद ईरान सही सलामत खड़ा था। इसको अली खामेनेई की जीत के तौर पर देखा गया। फिर 1979 का साल आया। उस साल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई। उनके बाद अली खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। उस समय उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं थी। उनको आयतुल्लाह की उपाधि भी नहीं मिली थी। ईरान का संविधान उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन उनके लिए रातों रात संविधान बदला गया और उन्हें ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर बना दिया गया। शुरुआत में वो काफी नर्वस रहते थे। अंदर खाने उनको हटाने की साजिशें भी चलती रहती थी, लेकिन वो हर चाल को कैलकुलेट करने में माहिर थे और उन्हें अहम पोजीशंस में अपने वफादार लोगों को सेट किया। उन्हें IRGC से नज़दीकी का फायदा भी मिला। इसकी बदौलत उन्होंने अपना एक छत्र राज कायम रखा। उनके रहते ईरान में 5 राष्ट्रपति बदल गए। कुछ राष्ट्रपतियों ने उनकी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश भी की, लेकिन उन पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। अली खामेनेई कट्टरपंथी धारा को रिप्रेजेंट करते थे। उन्होंने इस्लामी कानून का पालन कराने के लिए मॉरलिटी पुलिस जैसी संस्था भी बनाई। ये लोगों के खान पान और कपड़े तक को कंट्रोल करती है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बासित जैसी पैरामिलिट्री फोर्स भी है। ये फोर्स लोगों को टॉर्चर करने और उन्हें बेरहमी से मारने के लिए कुख्यात है। इसके चलते खामेनेई पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप भी लगते थे। विदेश नीति में भी खामेनेई को हार्डलाइनर माना जाता था। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद खुमैनी ने अमेरिका और इजराइल को शैतान घोषित किया था और उन्होंने इजराइल का अस्तित्व मानने से इनकार भी कर दिया था। खामेनेई ने इस पॉलिसी को बरकरार रखा। इतना ही नहीं, वो कुछ ज्यादा ही सख्त साबित हुए। उन्होंने इजराइल का अस्तित्व मिटाने की धमकियां दी और प्रॉक्सी ग्रुप्स के सहारे इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार करते रहे। जब अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब खामेनेई ने हमास का समर्थन किया था और उन्हें शाबाशी भी दी थी। इसके चलते वो इजराइल के निशाने पर आ गए थे। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने कहा कि उनके हमले का मकसद ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को ध्वस्त करना है, लेकिन ईरान इससे इनकार करता है। उसका दावा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए ही है। 2003 में अली खामेनेई ने परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा जारी किया। उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि परमाणु हथियार इस्लाम विरोधी हैं, इनको बनाना और इनका इस्तेमाल करना दोनों हराम है। अली खामेनेई के आदेश पर ही ईरान सरकार ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू की थी। 2015 में ये डील हो भी गई थी, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर निकाल दिया था। जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए, उन्होंने उसी न्यूक्लियर डील को दोबारा वापस शुरू करने की कोशिश की, नई शर्तों के साथ। 2 बार बातचीत भी शुरू हुई, लेकिन दोनों दफा नेगोशिएशन के बीच में इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। पिछली दफा ये कारनामा जून 2025 में हुआ था। तब इजराइल ने ईरानी मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। इस बार के हमले में सीधे सुप्रीम लीडर को मारा गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर की हैसियत राष्ट्रपति से ऊपर की है। ईरान की फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी को वही डिक्टेट करते हैं, इसलिए उनकी हत्या से ईरान में भूचाल आना तय है। अली खामेनेई को इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है। उनके बिना ईरान की कल्पना मुश्किल है। उनके जाने से पावर वैक्यूम पैदा हो गया, लेकिन अली खामेनेई की उम्र 86 साल की थी। उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, इसलिए पिछले कुछ सालों से उनके उत्तराधिकारी पर चर्चा लगातार चल रही थी। जो नाम चर्चा में थे, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। पहला नाम मुस्तफा खामेनेई का था। वो अली खामेनेई के बेटे हैं। नवंबर 2025 पे ईरान इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट छपी कि सीक्रेटली मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुना जा चुका है। अली खामेनेई अपने जीते जी मुस्तफा को कमान सौंपेंगे। दावा किया गया कि मुस्तफा को लंबे समय से लीडरशिप के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन अली खामेनेई पब्लिकली ये अनाउंस नहीं कर पाए। रिपोर्ट्स ये भी है कि इजराइल अमेरिका के हमले में मुस्तफा की भी मौत हो चुकी है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो सुप्रीम लीडर की रेस फिर से शुरू होगी। मोहम्मद मेहदी मीर बागेरी, पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और पूर्व चीफ जस्टिस सादिक लारिजानी प्रबल दावेदारों में से हैं, लेकिन इसके लिए प्रोसेस है।
एक बाकायदा प्रोसेस। कैसे होता है सुप्रीम लीडर का चुनाव, अभी समझ लेते हैं। ईरान के संविधान ने सुप्रीम लीडर चुनने का हक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को दिया हुआ है। इस असेंबली में शिया इस्लाम के दिग्गज धर्मगुरु होते हैं। इसके मेंबर्स की संख्या 88 है। उनका एक कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर्स का चुनाव जनता के वोट से होता है, लेकिन इस चुनाव में कौन खड़ा होगा ये गार्डियन काउंसिल निर्धारित करती है। गार्डियन काउंसिल में 12 लोग होते हैं। 12 में से 6 को सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं। बाकी के 6 मेंबर्स को चीफ जस्टिस नॉमिनेट करते हैं। उनके नाम पर मुहर संसद लगाती है, लेकिन चीफ जस्टिस की नियुक्ति सुप्रीम लीडर ही करते हैं। यानी गार्डियन काउंसिल के सभी 12 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट सुप्रीम लीडर की मर्जी से ही होता है। यही मेंबर्स असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के इलेक्शन में कैंडिडेट्स तय करते हैं और ये एक्सपर्ट्स अंत में सुप्रीम लीडर को चुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगला सुप्रीम लीडर मौजूदा सुप्रीम लीडर की मर्जी के बिना चुना नहीं जा सकता। लेकिन इस समय मौजूदा सुप्रीम लीडर उपलब्ध नहीं है, इसलिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अपने विवेक से फैसला ले सकती हैं। लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन है। जो कोई अली खामेनी की जगह लेगा उसके सामने इजराइल और अमेरिका के हथियार होंगे। अली खामेनी जैसा हश्र होने का खतरा भी होगा और ईरान को एकजुट रखने की चुनौती भी होगी। अली खामेनी ने जैसी भी खींची थी, लेकिन लंबी लकीर खींची थी। उनके बाद के नेता ईरान को कब तक बचा कर रख पाएंगे देखना दिलचस्प होगा। आप अली खामेनी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ईरान की जंग से जुड़े अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे असद हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।